काठमांडू में अब तक महाजिरों के भेस में छुपे 9 मुक्ति बाहिनी वालों को निहायत कलील वक्त में ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अभी मजीद ताउनी चूहे यहाँ मौजूद होंगे जो या तो हमारी नजरों में आने से रह गए या वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे। अभी तक हमने जिनको वासिले जहन्नम किया था वो अकेले रहते थे और महाजिरों का लिबादा ओढ़े हुए थे। मुझे एहसास हो रहा था कि मुक्ति बाहिनी और भारतीय इंटेलिजेंस के और बहुत से अफराद भी यहाँ मौजूद होंगे। भारतीय सिफारत खाने का हुजूम बहुत बड़ा और उसके अमले की तादाद 200 से ऊपर थी, जिसके मुकाबले में पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला सिर्फ 18 अफराद पर मुश्तमिल था। भारतीय सिफारत खाना यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की भी जासूसी करता था। चीन ने काठमांडू से अपने बॉर्डर तक 134 मील लंबी सड़क बनाई थी जो चीनी इंजीनियरिंग का शाहकार थी। बुलंद पहाड़ों से गुजरती ये सड़क बिल्कुल सीधी थी और उसमें कोई जिगजैग नहीं था। जहां पहाड़ को चीरा न जा सका वहां सुरंग बना दी गई और जहां पर वादी या खाई थी वहां पर पुल बना दिए गए। इस सड़क पर बड़े ट्रॉले बड़ी आसानी से चल सकते थे। ये सड़क बनाने के 2 मकासद थे। अव्वल ये कि अगर भारत अपनी फितरत से मजबूर होकर नेपाल पर हमलावर हो तो चीनी अफवाज को नेपाल के दिफा में पहुंचने में दुश्वारी पेश न आए। दूसरी वजह ये थी कि नेपाल की छोटी सी पहाड़ी रियासत को भारत बिला वजह धमकाता रहता था कि वो उसकी दरामद और जरूरी अशिया की सप्लाई रोक देगा। पहले भी बता चुके हैं कि नेपाल की भारत के साथ जुग्राफियाई हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे आजाद कश्मीर की पाकिस्तान के साथ। भारत के नेपाल को सप्लाई रोक देने की सूरत में चीन उस सड़क के जरिए निहायत जल्दी से नेपाल की जरूरियात पूरी कर सकता था। यही वजह थी कि नेपाल में सबसे फाल चीनी और भारतीय सिफारत खाने थे। मेरे कहने पर लड़कों ने अन्नपूर्णा होटल में अपने नाम, एड्रेस और शहर भी अलीगढ़, लखनऊ और इलाहाबाद लिखवाए थे। होटल में बिल भी उन्होंने खुद अदा किए थे। उनकी रवानगी से पहले मैंने उन बिलों की रकम भी उन्हें दे दी थी। बाद दोपहर मोहसिन भी होटल छोड़कर गेस्ट हाउस में चला गया। मोहसिन को भी मैंने 12,000 रुपए दिए। पैसे की लाचारी इंसान को बुज़दिल बना देती है और मैं नहीं चाहता था कि मोहसिन, जिसमें हिम्मत और हौसला दोबारा ऊद कर आया है, फिर लाचारी का शिकार हो जाए। नेपाल में मेरे मिशन का अभी सिर्फ आगाज हुआ था। मुझे एक काबिल एतमाद साथी की जरूरत थी और काठमांडू में मोहसिन से ज्यादा निडर, जुर्रतमंद और इंतकाम के जज्बे से लबरेज काबिल एतमाद साथी मिलना नामुमकिन था। मैंने अगला एक हफ्ता निहायत खामोशी से गुजारा। मैं इस वाक़े पर महाजिरों, भारतीय सिफारत खाने और नेपाली हुकूमत का रद्द अमल देखना चाहता था। मोहसिन हर रोज दिन चढ़े पाकिस्तानी सिफारत खाने और महाजिरों के ठिकानों पर चला जाता और हर रोज शाम ढले मेरे पास अकेला या अपने साथी शायर के हमरा आ जाता और तन्हाई में मुझे सारे दिन की रिपोर्ट करता। उसी के जरिए मुझे मालूम हुआ कि भारतीय सिफारत खाने ने अपने हमदर्द नेपालियों के जरिए उन लाशों को शमशान घाट में चिता के सुपुर्द कर दिया है। उनका सामान नेपाली पुलिस ले गई थी, जिसे बाद में भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने रजिस्ट्रेशन से उनके नाम खारिज कर दिए थे और काठमांडू में मुकीम सारे रजिस्टर्ड महाजिरों की नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई थी। इस बार रजिस्ट्रेशन में बहुत सख्ती रखी गई थी और मशरकी पाकिस्तानी होने के ठोस सबूत मांगे जाने लगे थे। तमाम सबूत लेने के बाद भी नई रजिस्ट्रेशन से पहले सिफारत खाने के एक कमरे में उन्हें बेलिबास होकर मुसलमान होने का सबूत देना पड़ता था। फैमिली के बगैर अकेले महाजिरों के लिए रजिस्ट्रेशन को खुसूसी तौर पर बहुत सख्त कर दिया गया और ऐसे महाजिरों को मशरकी पाकिस्तान में अपने शहर या गांव में मुकीम 3 रजिस्टर्ड महाजिरों से तस्दीक करवानी लाजमी थी। मोहसिन और बुजुर्ग शायर भी इसी जुमरे में आते थे। मैं कई रोज से सिफारत खाने नहीं गया था। एक रोज महज ये देखने के लिए कि हमारा सिफारत खाना मुझ पर किस हद तक एतमाद करता है, मैं उन दोनों को अपने हमरा ले गया। ये दोनों तो एम्बेसी के लॉन में दूसरे महाजिरों के साथ रुक गए और मैं उनके साबिका रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर सीधा सफीर के पास पहुंचा। सफीर साहब सियासी आदमी थे। रुपए तकसीम करते वक्त होने वाली तलखी को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए बड़ी गर्मजोशी से मिले। कई रोज न आने का गिला किया और कॉफी और बिस्किट मंगवाए। मैंने दोनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड उन्हें देते हुए कहा, इन दोनों की फैमिली नहीं है क्या? मेरी जमानत पर इनकी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी? सफीर साहब ने बड़ी अपनायत से जवाब दिया, सिर्फ इनकी ही नहीं, आप बेशक 2000 महाजिर ले आए, आपकी जमानत पर सबकी फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करूंगा। सफीर साहब ने ये कहते हुए इंटरकॉम पर अपने पीए को बुलाया और दोनों कार्ड उसे देकर कहा कि फौरी तौर पर उनकी नई रजिस्ट्रेशन ला दे। 15 मिनट में ही तमाम प्रोसीजर बालाए ताक रखते हुए दोनों के नए रजिस्ट्रेशन कार्ड बन
गए। मैंने पूछा कि जमानतनामे में क्या लिख कर दूं, तो सफीर साहब ने कहा, आपका कहना ही जमानत है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इजाजत चाही तो सफीर साहब ने पुरजोर इसरार से अपने घर रात खाने की दावत दी। मैंने माजरत की तो उन्होंने कहा कि आपको लाजिमन आना होगा क्योंकि आपसे कई ऐसी जरूरी और अहम बातें करनी हैं जो यहाँ मुनासिब नहीं। मैंने खाने पर आने की हामी भर ली। दरअसल हम दोनों मुक्ति बाहिनी वालों के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहते थे। सिफारत खाना तो नई रजिस्ट्रेशन शुरू करके पहले ही अपनी कोताही तस्लीम कर चुका था, इसलिए सफीर साहब मुझसे कुछ उगलवाना और हम नवा बनाना चाहते थे। इधर मेरी हालत ये थी कि मैं काले चोर पर तो भरोसा कर लेता, लेकिन सफीर और उसके हवारियों को अपना राज कभी न देता। खाने के बाद ड्राइंग रूम में कॉफी आ गई। सफीर साहब ने मुझे हवाना सिगार के 2 खुशनुमा डिब्बे इनायत किए जिन पर हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी निशान और स्पेशली ब्लेंडेड फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुदा हुआ था। मैंने शुक्रिया अदा किया और एक डिब्बा खोलना चाहा तो सफीर साहब ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, नहीं नहीं, इन्हें यहाँ मत खोलें, यहाँ पर मेरे डिब्बे से सिगार पिएं। सफीर साहब ने ये कहते हुए अपने डिब्बे में से एक सिगार मुझे दिया। हर सिगार सिल्वर की एक ट्यूब में बंद था जिस पर भी वही अल्फाज कंदा थे। सफीर साहब ने मुस्कुराते हुए गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा, अब बताइए ये सब कैसे हुआ? मैंने अनजान बनते हुए उनसे ही सवाल कर दिया, क्या सब कैसे हुआ? सफीर साहब शायद ये जानकर कि मैं उनकी बात समझ नहीं सका बोले, भाई मैं उन 8 गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ जो गुज़श्ता दिनों एक ही रात में मारे गए थे। मैंने जवाब दिया, सुना तो मैंने भी है, मैं तो ये समझता था कि ये कार्रवाई आपने करवाई है क्योंकि ये गैर मुस्लिम महाजिरों के भेस में हमारे सिफारत खाने में रजिस्टर्ड थे और उनके एक्सपोज होने के बाद आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ रही है। मेरा इस सारे वाक़े में कोई अमल दखल नहीं। मेरे पास तो सिर्फ पिस्टल है और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें खंजरों और खुकड़ियों से हलाक किया गया है। मैं अकेला भला इतने अफराद को एक रात में कैसे मार सकता हूँ? मेरा नफी में और मुदल्लल जवाब सुनकर सफीर साहब मखमसे में पड़ गए। अब मेरा वार करने का मौका था। मैंने कहा, चलिए छोड़िए इस किस्से को, वो बदबख्त इसी सजा के मुस्तहिक थे। वो तो मर गए लेकिन आपके लिए मुसीबत खड़ी कर गए। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन से आप आइंदा तो शायद ऐसे जासूसों से बच जाएं, लेकिन जिन महाजिरों को आप पहले ही पाकिस्तान भिजवा चुके हैं उनमें कितने गैर मुस्लिम जासूस होंगे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जब इन 8 गैर मुस्लिम जासूसों की सिफारत खाने में बहैसियत मुस्लिम महाजिर रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं इस वाक़े की तफसील और पहले से पाकिस्तान भेजे गए महाजरीन की मशकूक आइडेंटिटी के मुतालिक रिपोर्ट भेजूंगा तो वहाँ तो जल्जले की कैफियत पैदा हो जाएगी। सफीर साहब जो ये समझे बैठे थे कि वो बड़ी काविश से मुझे राह रास्त पर लाए हैं, मेरी बात सुनकर बिल्कुल ही बुझ गए। काफी देर सोचने के बाद हल्की आवाज में बोले, इन हालात में तो मुझे इस्तीफा देकर वापस चले जाना चाहिए। और तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक परेशानी है, मेरी 2 बच्चियां यहाँ कॉलेज में पढ़ती हैं, उनका एक साल जाया हो जाएगा। इधर कमबख्त मेरा दिल जो जालिम के लिए फौलाद से ज्यादा सख्त और बेगुनाह के लिए मोम बन जाता है, फिर मोम होने लगा। उसी दिल के हाथों गोरखपुर में जिनकी कारें छीनी थी उनके मालिकान 2 सिविलियन को हलाक न करके मैं भारतीय इंटेलिजेंस वालों के लिए सुराग लगाने का जरिया छोड़ आया था। मैंने सफीर साहब को कहा, आप घबराइए मत, मैं अपने महकमे को रिपोर्ट तो जरूर भेजूंगा लेकिन ऐसी नहीं जिससे आपकी बच्चियों का तालीमी साल जाया हो जाए। आप इतना करम कीजिए कि 2 दिन में मुझे उन तमाम महाजिरों की फहरिस्त दे दें जो आज तक खटमंडू से पाकिस्तान जा चुके हैं और बगैर फैमिली के थे। सफीर साहब फौरन रजामंद हो गए। उन्होंने मुझे रुखसत करने से पहले कई बार मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनायत के इजहार में मेरी कमर में हाथ डालकर बाहर आए और बाइसरार मुझे अपनी गाड़ी में होटल छोड़ गए। सफीर साहब ने तीसरे दिन मुझे खटमंडू से तन्हा पाकिस्तान जाने वाले महाजिरों की लिस्ट और एम्बेसी में मौजूद मुकम्मल कवायफ दे दिए। मैंने उनकी कॉपियां बनवा कर एक अपने पास रखी और दूसरी अपने महकमे को भेज दी। मुक्ति बाहिनी के 9 मूजियों को हलाक करने की तफसील, कैसर और उसके साथियोों के ताउन के साथ ये भी इस्तदा की कि हर मुमकिन कोशिश करके इन तन्हा पाकिस्तान जाने वाले महाजिरों का पता चलाएं और उन पर कड़ी निगाह रखें। ऐन मुमकिन है कि उनमें से भारतीय एजेंट और मुल्क दुश्मन अनासिर आपके हाथ आ जाएं। एम्बेसी की मौजूदा कारकर्दगी को काबिल इत्मीनान, खुसूसन 9 दुश्मनाने वतन की हलाकत के बाद नई रजिस्ट्रेशन को सराहा। एम्बेसी के मुतालिक अपनी रिपोर्ट का हिस्सा सफीर साहब को पढ़वा कर मैंने डाक थैले में बंद कर दी। सफीर साहब को भी इत्मीनान हो गया और खटमंडू में मेरे आइंदा कयाम के दौरान कम से कम मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा रहा। मैंने भी इन सियासी लोगों के दाव पेच से अलहदा रहकर अपनी तमाम तर तवज्जो अपने मिशन पर मबजूल कर दी।
एम्बेसी में पाकिस्तान से आने वाले 10-15 रोज पुराने अखबारात पढ़ने से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान को दोलख्त करने वाली कुव्वतें बचे कुचे पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाल कर किस तरह उसकी जड़ें काटने में मसरूफ हैं। इतनी बड़ी शिकस्त और जिल्लत से दो चार होने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम आंखों पर गफलत की पट्टी बांध कर खुद उस खाई में गिरने को आगे बढ़ रहे थे जिससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। उस वक्त मुहिब्बे वतन अफराद की निहायत मामूली तादाद खामोशी और बेबसी से ये मंजर देखने और जुल्मत की तेज हवाओं में दोनों हाथों से वतन की मोहब्बत के चिराग को जलाए रखने की कोशिश के सिवा और कर भी क्या सकती थी। हुक्म इलाही अटल फैसले की सूरत में हमारे सामने था कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल न हो। हम जिल्लत की गहराइयों में गिरते जा रहे थे और संभलने की कोशिश तो दरकनार, ख्वाहिश तक छोड़ दी थी, फिर रब्बुल आलमीन क्यों मदद करता। मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा अपने मुल्क की हालात से बेनियाज होकर खुलूस दिल से सिर्फ अपने मिशन की तकमील पर ध्यान दूंगा। काठमांडू की पुलिस ने 10-15 रोज में अपनी सारी तवानाई सर्फ कर डाली, लेकिन उसे कोई सुराग हाथ न आया। तफ्तीश का सिरा जहां आकर टूट जाता था कि इन गैर मुस्लिम मकतूलों ने मुस्लिम नामों से पाकिस्तान एम्बेसी में अपनी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई, वो काठमांडू में क्या कर रहे थे और पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे। उनके मशरकी पाकिस्तानी होने की तस्दीक करने वाला भी कोई न था। महाजिर अपनी अपनी मुश्किलात में घिरे हुए थे और उनका कोई ऐसा ग्रुप भी न था जिस पर कत्ल करने का शुबा किया जा सकता। पुलिस ने काठमांडू के सारे होटल और गेस्ट हाउस खंगाल डाले, लेकिन कोई कामयाबी न हुई। अन्नपूर्णा होटल के रजिस्टर भी देखे, लेकिन किसी ग्रुप का वहां ठहरना साबित न हुआ। उस होटल में 15 से 20 मेहमानों का आना और चेकआउट होना रोज का मामूल था। कैसर और लड़कों का उस होटल में इंदराज मुख्तलिफ नामों और एड्रेस से था। हर रोज 5-6 बसें भरकर रक्सौल से काठमांडू आती और जाती थी। दुनिया भर से टूरिस्ट और चरस के रसिया यहाँ आते थे, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। कोई भी खिलाफ मामूल बात सामने न आई तो पुलिस थक हार के खामोश हो बैठी। इस दौरान मैंने मोहसिन के साथ निहायत एहतियात से उन मुतमव्विल महाजरों की तफसीलात इकट्ठी कर ली जो उनके मशरकी पाकिस्तान के जानने वाले महाजरों के मुताबिक वहाँ मफलूकुल हाल थे, लेकिन काठमांडू में माली फरागत की जिंदगी बसर कर रहे थे, और जिन्होंने अपने पैसे के जोर पर महाजरों के छोटे छोटे ग्रोह अपने गिर्द जमा कर रखे थे। मैंने उन पर डायरेक्ट हाथ डालने की बजाय मोहसिन को उन मुतमव्विल महाजरों के गिर्द जमा होने वाली मंडलियों से रवाबित बढ़ाने और उनके जरिए असलियत की तह तक पहुँचने की जिम्मेदारी सौंपी। मेरी हिदायत के मुताबिक मोहसिन ने अपना मामूल बना लिया था कि जहां भी चंद महाजिर जमा होते वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता। अगर कोई उसकी गुफ्तगू पर एतराज करता तो वो फौरन अपनी कमीज ऊपर करके उन्हें अपनी पीठ दिखाता और कहता, मैंने अपने बीवी बच्चों और माँ को अजियतों से मरते देखा है और मेरा ये हशर किया गया। किस लिए? सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेवा होने के जुर्म में। और जब मुसीबतें और मुश्किलात उठाते उठाते यहाँ पहुंचा तो उम्मीद थी कि पाकिस्तानी हुकूमत सर आंखों पर बिठाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई घास भी नहीं डालता। ऐसी बातों से वो मोतरिज होने वालों को चुप करवा देता और सब उससे इजहार हमदर्दी करने लगते। मोहसिन को इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते 8-10 दिन गुजर गए थे। एक रोज एक महाजिर ने उससे हमदर्दी जताते हुए उसे शाम को अपने साथ किसी के पास चलने की दावत दी। शाम को मोहसिन उसके साथ हो लिया। उसे एक अच्छे खासे सजे सजाए घर में ले जाया गया जहाँ कई महाजिर पहले से ही बैठे हुए थे। बकौल मोहसिन के मेजबान बड़ी तमकिनत और शान से फर्शी ड्राइंग रूम में गद्दों पर बैठा हुआ था। चाय और मकामी शराब के दौर चल रहे थे। मोहसिन को मेजबान ने खुशामदीद कहा और शरीक महफिल कर लिया। जब सबके मेदे गर्म हो गए तो मेजबान ने मोहसिन को कहा कि उसके मुतालिक जो कुछ मालूम हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। मोहसिन ने झट कमीज उठाकर उसे अपनी पुश्त दिखाई और पाकिस्तान के खिलाफ रटी रटाई नाजेबा गुफ्तगू करने लगा। मेजबान ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह पाकिस्तान वालों की हट धर्मी है। हम सब इसी वजह से दूसरी बार बेघर हुए हैं और यहाँ हमारे साथ जो सलूक हो रहा है उसे तुम बखूबी जानते हो। हमने अपने प्यारों को अपने सामने अजियतों से हलाक होते देखा है, खुद गहरे जख्म खाए और हमारे घर बार लूट लिए गए। इन सब का मदावा ये नहीं कि हम पाकिस्तान जाने की आस लगाए यहाँ खामोशी से बैठे रहें, बल्कि हमें चाहिए कि हम यहाँ हम ख्याल लोगों का ग्रुप बनाएं और जहाँ तक मुमकिन हो यहाँ और फिर पाकिस्तान जाकर उन जालिम हुक्मरानों और बेहिस पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दें जो हमारे प्यारों की लाशों पर तो अपने महल तामीर करते हैं और हमें वो एक कुटिया और 2 वक्त का खाना भी देने को तैयार नहीं। मोहसिन के बयान के मुताबिक उसने बड़ी जज्बाती तकरीर की और इस बात पर
उकसाता रहा कि हम पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान पहुंचाएं। मोहसिन ने बताया कि उसके पास बैठे महाजिर सच्चे या झूठे दिल से उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो फौरी ही अपने असली मकसद और टास्क तक नहीं पहुंचा, बल्कि बतदरीज ब्रेन वॉशिंग के मरहले तय कर रहा था। महफिल बर्खास्त होने से पहले उसने वहां मौजूद सब महाजिरों को 50-50 रुपए दिए और मोहसिन को आइंदा बाकायदगी से अपनी महफिलों में शरीक होने की दावत दी। मैंने मोहसिन को कहा कि वो बिला नागा उसके घर जाए और वहां जमा होने वाले महाजिरों के कवायफ और खुसूसी तौर पर उस मुतमव्विल महाजिर के साबिका मशरकी पाकिस्तान में कारोबार और रिहाइश के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। मोहसिन अपने काम में जुट गया और मैंने मोहसिन जैसे और महाजिरों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अकेले मोहसिन से उन तमाम लोगों को कवर करना मुश्किल था जो इस घिनौने काम में काफी अरसे से मशगूल थे। चंद दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि गैर महसूस तरीके से मेरी निगरानी की जा रही है। होटल की लॉबी हो या सिफारत खाने का कंपाउंड, शेर पंजाब रेस्टोरेंट हो या बाजार, हर जगह मुख्तलिफ लोग बिला वजह मेरा पीछा करते दिखाई देते। तरबियत के मुताबिक मैंने इन पीछा करने वालों को झटकने और उनसे जान छुड़ाने की बजाय उनकी असलियत और इरादे जानने की कोशिश शुरू कर दी। मैं बाद दोपहर होटल से निकलता तो लॉबी में बैठे चंद ऐसे लोग जो उस आला दर्जे के होटल में किसी सूरत भी रहने वाले या किसी मेहमान से मिलने वाले दिखाई न देते थे, मेरे बाहर निकलते ही मेरे पीछे चल देते। बाज़ औक़ात होटल के बाहर खड़े चंद अजनबी जिस तरफ और जिस सवारी पर मैं जाता मेरे पीछे लग जाते। खटमंडू में खाल ही कोई टैक्सी नजर आती थी, वो भी सिर्फ गैर मुल्की मगरबी सयाहों की ताक में घंटों बिला वजह खड़ी रहती और मुल्की या भारतीय मुसाफिरों को ले जाने से एहतराज करती। साइकिल रिक्शाओं की यहाँ बहुतात थी। मैंने निगरानी के शुबे को जांचने के लिए कई बार ऐसा किया कि साइकिल रिक्शे पर सिफारत खाने के आधे रास्ते तक गया और फिर रिक्शे वाले को वापस उसी रास्ते से बाजार की जानिब चलने को कहा। अन्नपूर्णा होटल के सामने की सड़क बाएं तरफ पाकिस्तानी सिफारत खाने और दाएं तरफ बाजार को जाती है। मेरे आधे रास्ते से अचानक वापस पलटने से मेरा पीछा करने वाले भी अपने रिक्शाओं को वापस मेरे पीछे ले आते। इस तरह मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अपना पिस्टल तो लिबास के नीचे छुपा कर रखता था, लेकिन एक खुखड़ी कमर के गिर्द हमेशा बांधे रखता। मैंने नोट किया कि मुख्तलिफ औकात में 8-9 अफराद मेरा पीछा करते थे। उनमें से 3 तो कदोकामत और रंग से बंगाली लगते थे, जबकि बाकी 5-6 मजबूत जिस्म वाले कदावर थे। एक रोज मैंने एम्बेसी जाते हुए रास्ते में अपना रिक्शा अचानक रुकवाया। मेरा पीछा करने वाले इतने नाअहल थे कि बजाय सीधा आगे जाने के उन्होंने भी अपना रिक्शा रुकवा लिया। मैं रिक्शे से उतरकर उनके पास चला गया और करख्तगी से पीछा करने की वजह पूछी। वो इस अचानक सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार न थे, लगे इधर उधर के बेमकसद जवाब देने। मैंने खुखड़ी निकाल कर हमला करने के अंदाज में पकड़ ली और कहा, बकवास मत करो। आइंदा अगर मैंने तुम्हें देखा तो याद रखना तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुम्हारे 9 साथियों का हो चुका है। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी और अपने रिक्शे में वापस चले गए। ये 2 थे और गैर बंगाली लगते थे। इस वाक़े के बाद मैंने उनकी सूरत दोबारा नहीं देखी। यकीनी तौर पर वो भारतीय सिफारत खाने के निचले दर्जे के मुलाजिम थे, जिन्हें उसूली तौर पर इसलिए दोबारा न भेजा गया था कि मैं उनकी असलियत जान चुका था। जासूसी की इस्तिलाह में इसे चेहरा हो जाना कहते हैं। उसी शाम होटल की लॉबी में 3 ऐसे अफराद बैठे थे जिन्हें मैं पहले भी अपना पीछा करते देख चुका था। मैं रिसेप्शन पर गया और मैनेजर को कहा कि इस आला दर्जे के होटल में, जिसे आप 5 स्टार कहते हैं, भांत भांत के लोग बिला वजह लॉबी में बैठे रहते हैं। अगर ऐसे ही लोगों के दरमियान यहाँ ठहरे हुए गेस्ट्स को रहना है तो फिर इतना किराया देने की क्या जरूरत है। मैंने उसे कहा कि ये 3 अफराद यहाँ अक्सर नजर आते हैं, इनसे पूछें कि ये किससे मिलने आए हैं। मैनेजर मेरे साथ उनके पास आया और पूछा कि किससे मिलना है। माकूल जवाब न मिलने पर मैनेजर ने गुरखा गेट कीपर्स को कहा कि इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दें। उनके साथ ही मैं भी होटल से बाहर आ गया और उन्हें कहा कि तुम मेरा कई दिनों से पीछा कर रहे हो, यहाँ आकर मेरी आमदोरफ्त के औकात देखते हो और मुझसे मिलने वालों की निगरानी भी करते हो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। इस दफा तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो बगैर वार्निंग के गोलियों से भून डालूंगा। ये भी दोबारा नजर न आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मेरी सर्वेलेंस खत्म कर दी गई थी। अब मंझे हुए तजुर्बाकार और ट्रेंड आदमी मेरे पीछे लगाए गए। ये सब भारतीय सिफारत खाने की तरफ से हो रहा था। भारत के मुकाबले में यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ मैं और मेरे साथी छुप कर वार करते थे, लेकिन यहाँ 2 दुश्मन खुले तौर पर आमने सामने थे। दोनों में सिर्फ एक फर्क था, भारतीय मुकाबले पर सैकड़ों को ला सकते थे और उनके वसाइल भी बेपनाह थे। दूसरी तरफ मैं अकेला था। मेरे दुनियावी वसाइल मेरा इकलौता पिस्टल और खुखड़ी थे, लेकिन मैं तन्हा अल्लाह की मदद और सही मकसदियत के सहारे उनके दूबदू आ गया। अब भारतीय सिफारत खाने ने एक नई चाल चली।
मेरी निगरानी के बजाय मुझे अपने जाल में फांसने के लिए एक तजुर्बाकार और इंतहाई चालाक भारतीय एजेंट को मेरे पीछे लगा दिया। ये एजेंट अपनी खुफिया सरगर्मियों को कवर देने के लिए खटमंडू में एक कारोबारी की हैसियत से रहता था। उसकी मेन रोड राजा बाजार पर 2 दुकानें थी। एक दुकान देवी की महल नुमा हवेली के करीब और दूसरी उसी सड़क के शुरू में मुसलमान कश्मीरियों की शॉलों की दुकानों से मुल्हिका थी। देवी की हवेली के करीब दुकान जनरल मर्चेंट की और शॉलों की दुकान से मुल्हिका केमिस्ट की दुकान थी। उसके मुतालिक मुझे मिलने वाले महाजिरों ने बताया कि ये शख्स महाजिरों का बड़ा हमदर्द है। भारतीय हिंदू है लेकिन बड़ा दर्दमंद और इंसान दोस्त है। जनरल मर्चेंट की दुकान पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर लिखकर महाजिरों को मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट, च्युइंगम और दूसरी अशिया थोक से भी कम कीमत पर बेचने को देता है। लकड़ी की ट्रे जिससे चमड़े की बेल्ट गले में डालने के लिए बंधी होती है मुफ्त फराहम करता है। महाजिर इनमें सामान रखकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और खुसूसन उन घटिया और बहुत कम किराए वाले गेस्ट हाउसेस के करीब ये सामान बेचते हैं जहां मगरिब से आने वाले हिप्पी ठहरते हैं। वो सही जरूरतमंद महाजिरों की माली इमदाद करने से भी दरेग नहीं करता। महीने में एक आध बार भारत जाता और फरोख्तगी के लिए सामान लाता है। जब से उसे आपके महाजिरों में नकद रकम, कंबल और अद्वियात तकसीम करने का इल्म हुआ है वो आपका परिस्तार बन गया है। हर वक्त आपकी तारीफ करता है और आपसे मिलने का बेहद शायक है, लेकिन कहता है कि मैं भारतीय हिंदू हूँ, मुमकिन है वो मुझसे अच्छा बर्ताव न करें। हालांकि मैं तो अपने मुल्क और हुकूमत की मशरकी पाकिस्तान में की गई जलील हरकत का यहाँ कफारा अदा कर रहा हूँ। महाजिरों ने कुछ इस अंदाज से उसके कसीदे पढ़े कि मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गया और उन्हीं के जरिए एक शाम उसे अपने होटल में मदऊ कर लिया। वो ठीक वक्त पर आ गया और मैं उसे कॉफी शॉप में ले गया। शक्लो सूरत और लबो लहजे से वो भारतीय पंजाब का लगता था। उसने बताया कि उसका नाम विजय कुमार है और वो अंबाले का रहने वाला शरणार्थी यानी महाजिर है। तकसीम हिंद से पहले वो गुजरावाला में महल्ला गुरु नानकपुरा में रहते थे। वहां से उसने मैट्रिक पास किया और अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लग गया। वालिदैन का इकलौता होने के बायस माँ बाप का बहुत लाडला था। तकसीम हिंद के बाद वो अंबाला आ गए जहाँ उसके पिता के कारोबार ने बहुत तरक्की की। अंबाले ही में उसकी शादी हुई और 2 लड़के पैदा हुए। उसका घराना निहायत आसूदा और खुश खुरम जिंदगी बसर कर रहा था। गुजरावाला से आते हुए उसके पिता के मुसलमान दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की। सिवाय मकान और दुकान के उनका तमाम सामान उन्हीं मुसलमान दोस्तों ने खरीद लिया और उसी सरमाए से उसके पिता ने अंबाले में कारोबार शुरू किया। आज से 6 साल पेशतर तीर्थ यात्रा से वापसी पर उसके घर के तमाम अफराद कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए। वो इसलिए बच गया कि कारोबार की देखभाल के लिए अंबाले में रह गया था। इतने बड़े हादसे और भरे पूरे घर के यूं उजड़ने से वो अपने होशो हवास खो बैठा और कई माह के इलाज मौलजे के बाद उसे कुछ अफाका हुआ। अंबाला उसे काटने को दौड़ता था। एक दोस्त ने उसे खटमंडू जाने का मशवरा दिया ताकि हादसे की तल्ख यादों को भुला सके। वो खटमंडू आया तो यहीं का होकर रह गया और अंबाले का कारोबार बंद करके यहाँ 2 दुकानें किराए पर लेकर रोजी कमाना शुरू की। उसने दोबारा शादी नहीं की, अकेला रहता है और माजी को भुलाने की कोशिश कर रहा है। महाजिर आए तो उनकी कस्मपुरसी देखकर उसके अपने गम ताजा हो गए। अपनी महदूद आमदनी से चूंकि वो तमाम महाजिरों की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने उन्हें स्ट्रीट हॉकर बनने की तरगीब दी। वो थोक रेट पर उधार में सामान उन्हें देता है जिससे वो 25-30 रुपए रोजाना कमा लेते हैं। आपके मुतालिक सुना कि बहुत बड़ी रकम से आपने महाजिरों की मदद की है तो आपका अनदेखा पुजारी बन गया और आज आपके चरणों में बैठा हूँ। विजय ने अपनी दास्तान बड़े दुख भरे लहजे में सुनाई थी। महाजिरों के साथ उसकी बेलौस हमदर्दी और हुस्न सुलूक भी बड़ा मुतासिर कर देने वाला था। उसने महाजिरों को एक तरह से रोजगार पर लगा दिया था। बाद में महाजिरों ने बताया कि गुज़श्ता 3 सालों से वो उनकी बेलौस खिदमत कर रहा है। मुझसे गुफ्तगू करते हुए उसका लहजा और अंदाज ऐसा बेसाख्ता था कि जिस पर बेख्तियार यकीन करने को जी चाहा। मैंने उसकी बेहद तारीफ की। इतने बड़े घरेलू सदमे को सहने और अपने जख्मों का इलाज दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने से करने पर दाद दी। बहुत सी बातें हुई। गर्जे के जब वो जाने लगा तो मैं उसे होटल से बाहर तक छोड़ने आया। उसके किरदार ने मुझ पर गहरा असर किया था। मजहब व मिल्लत से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करने वाला विजय कुमार वाकई काबिल तहसीन था। मैं आइंदा 10-12 दिनों में कई बार उसकी दुकानों पर गया और उसे महाजिरों को बेचने की अशिया तकसीम करते देखा। वो भी कई बार मेरे बुलाने पर मेरे होटल आया और हम गैर महसूस तौर पर एक दूसरे के काफी करीब हो गए।